हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है, जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के, तो वाई x का कितने प्रतिशत होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया रखा है आपको x माइनस वाई का 50% बराबर दे रखा है x प्लस वाई के 30% के। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब 5 का गुणा इसमें करिए तो हो जाएगा 5x माइनस के 5y बराबर 3x प्लस के 3y। ठीक है, अब 3x इधर आएगा, इधर प्लस का 5x है तो 3x इधर माइनस का आएगा, तो कितना बचेगा 5x माइनस के 3x हो जाएगा। इधर इधर हो जाएगा आपका 3y पहले से था, वही माइनस का 5y इधर जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। 3y प्लस 5y कितना होता है 8y, और 5x में से 3x घटाएंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर 8y। ठीक है, अब 2 से कटेगा ये एक बार, 2 से कटेगा ये 4 बार, तो ये हो जाएगा x बराबर 4y। ठीक, अब यदि हम x और y का रेशियो निकालें यहाँ से तो कितना आएगा हमें, तो x अपन y बराबर मिल जाएगा हमको 4, और बटे में कितना आएगा 1। ठीक है, यही आएगा 4 बटे में 1। अब पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा कि y जो है वो x का कितने परसेंट है। y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि जो y है यानी कि जो 1 है वो x यानी कि 4 का कितने परसेंट होगा, तो गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज निकालने के लिए। 4 से कितने कटेगा ये 25 बार, यानी कि 25 से कम 25 यानी कि 25%। ठीक है, यानी तो बाई एक्स का कितने परसेंट होगा तो 25% होगा। नेक्स्ट है, पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरे टुकड़े के पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल क्या होगा। देखिए जो बर्फ का टुकड़ा उसमें पहले से तैर रहा है, तो जब पानी गिलास में होगा, जब उसमें बर्फ डाली गई होगी तो बर्फ के डालने से पानी का स्तर क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठा होगा। जितना स्तर ऊपर उठा होगा वो जो बर्फ का आयतन होगा उसके बराबर उसने, मतलब बर्फ ने अपने आयतन के बराबर उसमें पानी का स्थान घेरा होगा। तो जब बर्फ पिघल जाएगी तो जो स्थान उसने पहले से घेरा है उसी जगह में उतना पानी आ जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसके स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से उतना आयतन घेर के रखती है अपने आयतन के बराबर। तो जब पिघल जाती है तो उतने आयतन में पानी आ जाता है, तो उसका स्तर जो रहता है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध में विपरीत है। ठीक है, घृणा, प्रेम, सदाचार, दुराचार, पसंद, नापसंद, मित्र, शत्रु, सकुशल, सुरक्षित। तो ये घृणा और प्रेम क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। सदाचार दुराचार भी विपरीत है, पसंद नापसंद भी विपरीत है, मित्र और शत्रु भी विपरीत है। लेकिन सकुशल और सुरक्षित क्या है, विपरीत नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कांच का ठोस बेलन जिसका व्यास 1.5 मीटर एवं ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है, उसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। बेलन से क्या बनना है, बेलन से बनना है गोला। तो गोले का व्यास क्या होगा, तो आपको ये तो पता होगा व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोना होता है। यहाँ पे आपको व्यास दे रखा है कितना 1.5 मीटर, तो इसकी बेलन की त्रिज्या कितनी जाएगी r बराबर व्यास का आधा यानी कि 1.5 का आधा। कितना हो जाएगा ये, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ 0 आ जाएगा। 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, यानी कि 3/4। ठीक है, यानी बेलन की त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 3/4। अब बेलन को पिघला के गोला बनाया जा रहा है, इसका मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि जितना आयतन इसका है उसी आयतन को पिघला के गोले के रूप में दिया जा रहा है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, सेम ही होगा। अब बराबर बराबर रख दीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, आर क्या है, आर है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या हमने क्या मान ली है, तो स्मॉल आर मान लिया। बेलन की त्रिज्या क्या मानी हमने, कैपिटल आर। ठीक, अब वैल्यू लगी इसमें, तो देखिए पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/4, तो 3/4 का वर्ग हो जाएगा। एच कितना दे रखा है, ऊंचाई कितनी रखी है 1 मीटर, यहाँ पे 1 रख दीजिए। 4/3 आर हमें निकालनी है, तो हो जाएगा आपका r³। अब देखिए 3 इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 3 × 3 × 3, अब नीचे बटे में 4 × 4 पहले से था,
और ये वाला भी इधर बटे में आ जाएगा तो ये भी 4 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा आर क्यूब। अब आर की वैल्यू निकालने क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा, यानी कि 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4 का क्यूब रूट बराबर किसके होगा, आर के। अब 3 है, क्यूब रूट निकालना है, कितना बचेगा 3/4 ही बचेगा। आर की वैल्यू कितनी आएगी 3/4। लेकिन आपसे आर की वैल्यू तो नहीं पूछी, आपसे पूछा क्या व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है आपकी 3/4 है। सॉल्व करिए इसको, 2 से कटेगा 2 बार, 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5 मीटर। ठीक है, तो व्यास कितना आ जाएगा इसका 1.5 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है, यानी कि खाद्य पदार्थों को कीटाणुओं से बचाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। तो खाद्य परिरक्षक के रूप में जो प्रयोग किया था वो किया था सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड इसका होता है NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड इसका होता है CaO। कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं चूना पत्थर, इसको बोलते हैं नमक, इसको बोलते हैं आपका इसको बोलते हैं चूना, खाली इसको चूना बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिसका दूसरा पद पहले से। ठीक है, जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा पद पहले से है। तो देखिए इसका संबंध इससे कैसे बना है, तो बी और जी में कितने का गैप है, तो आप कहेंगे बी का नंबर 2 होता है, जी का 7 होता है, तो कितने ऐड किए गए 5 ऐड किए गए। ऐसे ई और जे में कितने ऐड किए गए 5, और डी और आई में भी कितना ऐड किया गया है 5। इसका मतलब इसमें भी 5 ऐड कर दीजिए। एल का नंबर 12 है, 12 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 17। 17 नंबर किसका होता है क्यू का। ओ का 15 होता है, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20। 20 नंबर किसका होता है टी का। एन का नंबर 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19, 19 नंबर होता है एस का। क्यू टी एस, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। 4, 17, 34, 53 और 76। इसमें अनुपस्थित संख्या कौन सी होगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा है, देखिए 4 है, 4 के बाद में आपका 17 दे रखा है, तो यहाँ पे गैप कितने का है, तो 4 और 17 के बीच में गैप है 13 का। यहाँ पे कितने गैप है, तो यहाँ 17 का गैप है। यहाँ पे कितने गैप है, तो यहाँ पे आपका 19 का अंतर है, और यहाँ पे आपका 23 का अंतर है। देखिए 13 भी आपकी अभाज्य संख्या है, 17 भी आपकी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, और 23 भी अभाज्य है। तो ये आपकी क्या है, लगातार संख्या दे रखी है। 23 के बाद में अभाज्य संख्या कितनी आती है 29 आती है। तो इन दोनों के बीच में कितने गैप होना चाहिए, 29 का गैप होना चाहिए। तो 76 में 29 जोड़े कितना आएगा 105। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी 105, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक किस नदी के तट पर स्थित है, तो मेकोंग, सिक्यांग, रेड नदी या फिर चायो प्राया। पहले तो आप ये नोट करिए थाईलैंड की राजधानी क्या होती है, तो बैंकॉक है। इसकी मुद्रा भी नोट कर लीजिए, थाईलैंड की मुद्रा क्या है बात। ठीक है, अब बात हो रही बैंकॉक जो नदी है वो किस नदी किनारे है, तो उसका नाम है चायो प्राया। ठीक है, चायो प्राया नदी के किनारे स्थित है इसकी जो राजधानी है वो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, 16 से 2/3%, 2/15 और 0.17 में से कौन सबसे बड़ा है। तो आपको पता है कि 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे तो पूरा 1/6 आ जाएगा, तो 1/6 कॉमा 2/15 और 0.17 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। पॉइंट हटेगा तो बट्टे में कितना आ जाएगा 100, यानी कि 17/100। अब आपके पास ये निकल के आया 1/6, 2/15 और 17/100। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको भी पॉइंट में चेंज कर लीजिए, इसको भी पॉइंट में चेंज कर लीजिए, तो आपका पॉइंट में दे ही रखा है, फिर आप उससे निकाल सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। और जो तो आपको मैंने तरीका बता रखा दूसरा वाला, आप उस पर फोकस करिए, वो आपको बहुत बढ़िया तरीका है, जो कि मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में लगा हुआ बताया हुआ है कि बड़ा और छोटा कैसे निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए इन दोनों में तुलना करते हैं। पहले हमें सबसे बड़ी वाली संख्या चाहिए, तो सबसे पहले इन दोनों में चेक करते हैं इनमें बड़ा कौन है। तो
15 गुणा एक में करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा, और 6 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 12। तो 12 और 15 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। इसका मतलब ये संख्या छोटी होगी, हमें चाहिए कौन सा, बड़ा चाहिए, तो इसको तो आप यहीं छोड़ दीजिए। बचा आपका 1/6 और 17/100। ठीक है, और इसमें चेक करते हैं, 100 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा, और 17 गुणा 6 में करेंगे तो 17 6 102। तो 100 बड़ा होता है या 102 बड़ा होता है, तो आप कहेंगे 102 बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या जो है वो इससे भी बड़ी है, और ये संख्या तो इससे बड़ी थी। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 0.17। ठीक है, क्योंकि यही तो संख्या है ये 0.17, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर पादप तथा आग को प्रदर्शित करता है। देखिए, पत्थर भी अलग होता है, पादप भी कोई संबंध नहीं दर्शाता पत्थर से, और आग भी क्या होती है, अलग ही होती है। इन तीनों आपके अलग अलग शो होंगे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, मडे का कप किस खेल से संबंधित है। देखिए, मडे का कप है कहाँ का, तो ये है आपका मलेशिया का, मलेशिया का है। और ये कब खेला जाता है, जब मलेशिया देश आज़ाद हुआ था उसकी मतलब खुशी में ये इसका आयोजन किया जाता है। और इसका संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से संबंधित है ये वाला खेल। ठीक है, फुटबॉल संबंधित कुछ खेल और भी हैं, वो भी नोट करिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा पूछा था संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से। फीफा कप का संबंध भी किससे है, फुटबॉल से ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था, जब भी विटामिन आता है तो मैं आपको बताता ही हूँ कि वसा में और इसमें जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन के बारे में आपको पूरा बताया हुआ है, किसने विटामिन की खोज की थी, कौन कौन से विटामिन का क्या क्या नाम होता है, कौन से रोग होते हैं उनकी कमी से, उनका रासायनिक नाम क्या क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसमें देखिए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं 4, कौन कौन से, आप कीड़ा से याद रखिएगा, के, ई, डी और ए। और जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं बी एंड सी। ठीक है, जल में बी और सी होते हैं, और वसा में होते हैं के, ई, डी, ए। इसमें के, ई, डी, ए में से इनमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ए मैच कर रहा है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। जैसे कि विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन खोज की थी फंक ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन। सी का क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। डी का क्या है, कैल्सिफेरॉल। ई का क्या है, तो ई का है टोकोफेरॉल, और के का है फेनोक्विनोन। ठीक है, और अच्छा, इनके रोग भी नोट कर लीजिए। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, और ई की कमी से बाजपन, और के की कमी से होता है आपका रक्त का थक्का नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब रोग हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेट जब आप देखेंगे सब चीज़ आपको बताई हुई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4 विकल्पों में से अंकों के उस समुच्चय को चुनिए जो कि समुच्चय के जैसा ही है। जो सिमिलरिटी इसमें है वही आपको इनमें चेक करनी है। इसमें क्या सिमिलरिटी है, 6, 13, 22। क्या लॉजिक है इसमें, देखिए 6 और 13 का डिफरेंस कितना है, 7। 13 और 22 का डिफरेंस कितना है, तो 9। 7 और 9 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ कितने का है, 7 का। यहाँ कितने का है, 14 का। ये नहीं चलेगा। यहाँ है आपका 6 का, और यहाँ कितने का है, 12 का। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ कितने का है, 7 का। यहाँ कितने का है, 9 का। यही आपका क्या है, मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। यदि क्यू की वर्तमान आयु एवं 6 वर्ष पश्चात पी की वर्तमान आयु का अंतर, सॉरी, क्यू की वर्तमान आयु एवं 6 वर्ष पश्चात पी की आयु का अंतर कितना है, 2 है। तो पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। देखिए, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5 और 7, यानी कि उनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 5 और 7 12। यानी जो भी आपका आंसर होगा 12 से कटना चाहिए। इन दोनों में यदि हम चेक करें तो एक ही ऑप्शन रहता है जो 12 से कट रहा है। ठीक है, फिलहाल इसमें ऑप्शन ये दे रखा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका हमें चेक करना ही पड़ेगा, पूरा इसको चेक निकालना ही पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं इसको। देखिए, पी की और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:7। पी की हम वर्तमान आयु मान लेते हैं 5x, और क्यू की मान लेते हैं हम 7x। ठीक है, ये क्या है, वर्तमान आयु है। तो क्यू की वर्तमान आयु एवं 6 वर्ष पश्चात पी की आयु, तो पी की आयु 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष बाद
तो 6 बस जुड़ जाएंगे इसमें। तो 6 बस बाद पी की आयु हो जाएगी 5x प्लस के 6, इतनी तो होगी। और क्यू की तो वर्तमान आयु नहीं पूछी, मतलब क्यू की तो वर्तमान आयु बोला ही है, वो क्या है, वो है 7x। अब दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है तो किस किस का, क्यू की वर्तमान आयु यानी कि 7x और पी की 6 वर्ष बाद की आयु, 6 वर्ष बाद की आयु कितनी है 5x प्लस के 6, इनका अंतर कितना है तो 2 है। इसको सॉल्व करिए, ये जाएगा 7x माइनस के 5x माइनस के 6 बराबर, तो 7x में 5x कटेगा तो 2x बचेगा, माइनस के 6 इधर जाएगा तो 6 प्लस के हो जाएगा यानी कि 8, 2 से 8 कटेगा 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तो 4 आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5/7, पूछा है पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग, तो पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग है कितना 5/7 12x, इन आपसे 12x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू कितनी है 4, तो 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 गुणा 4 यानी कि 48 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी विशिष्ट कोड भाषा में माइकल का कोड ये है तो इसी में अमीर का कोड क्या होगा। देखिए माइकल से ये कैसे बनाए, तो MICHAE और L, ठीक है, इसका कोड क्या है तो JGBHBG और O। देखिए एम से जे कैसे बनता है, माइनस के 3 करेंगे तो बनेगा, आई से जी कैसे बनेगा, माइनस के 2 करेंगे तो बनेगा, यहाँ पे माइनस के 1 करने पे यहाँ पे आपका सेम रखा गया है, फिर प्लस का 1 हुआ है, फिर प्लस का 2 हुआ है, और फिर प्लस का 3 हुआ है, इस तरीके से इसकी कोडिंग की गई है ना। जैसे एम में से हम 3 घटाएंगे जे मिलेगा, आई में 2 घटाएंगे जी मिलेगा, सी में से 1 घटाएंगे तो बी मिलेगा, इस तरीके की कोडिंग फिर क्या है, यहाँ पे सेम रखा गया है, यहाँ पे 0 घटाया गया है, फिर यहाँ पे +1 फिर जोड़ा गया है, +2 जोड़ा गया है, फिर +3 जोड़ा गया है। अमीर का कोड हम कैसे निकालेंगे, तो अमीर का कोड हम इसी से निकालेंगे। देखिए पहले क्या है माइनस के 3 हुआ, ए में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए ए में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 27 में 3 घटाने का मतलब 24, 24 नंबर किसका होता है एक्स का होता है। एम में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, एम में से सॉरी 2 घटाएंगे क्योंकि दूसरे नंबर पर 2 घटाया गया है, तो एम में से 2 घटाएंगे कितना आएगा तो 11, 11 नंबर होता है के का, यहाँ पे कितना घटाना पड़ेगा 1 घटाना पड़ेगा, डी आ जाएगा, यहाँ पे कोई घटाना नहीं है, आर का आर ही रहेगा, यहाँ पे 1 जोड़ा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 जोड़ा जाएगा, आई में 1 जोड़ेंगे तो जी आएगा, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो ई आएगा, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो डी आएगा, यानी ये कोड बनेगा अमेरिका का, एक्स के डी आर जे ई डी, एक्स के डी आर जे ई डी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें से गलत पद को ज्ञात कीजिए, ए बी सी, ठीक है, और डी जी जे एच एम आर एन टी ए एस बी के जेड के बी। देखिए ए बी सी में कितने कितने का अंतर है, तो 1 1 का गैप है, डी जी में कितने कितने गैप है तो 3 3 का, एच एम आर में कितने का है तो 8 और 5 13, और 13 5 18, यानी 5 5 का गैप है। यहाँ पे देखिए एन और टी के बीच में 6 का, और टी और ए के बीच में 7 का गैप है। यहाँ देखिए एस और बी के बीच में कितने का 9 का, और पी और के बीच में भी 9 का है, जेड और के बीच में 11 का, और के और बी के बीच में भी 11 का। यहाँ देखिए यहाँ पे सबका क्या है, पहले और दूसरे के बीच में समान गैप है, लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में समान गैप नहीं है। ठीक है, तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा एन टी ए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था, बात हो रही किसने पूरा करवाया था ना कि बनवाया था, तो ये बनवाने का काम किसने किया था, बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा किसने करवाया था, तो पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, बात करें कुतुब मीनार की तो कहाँ पर है, ये आपका दिल्ली में है, कहाँ पर है दिल्ली में। किसने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा किसने करवाया था तो इल्तुतमिश ने से पूरा करवाया था। बात करें इल्तुतमिश की, इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलामों का गुलाम। इसने एक प्रथा चलाई थी, उसका नाम है इक्तादारी प्रथा, इक्तादारी प्रथा। ठीक है, अच्छा इसने जीतल और टंके 2 सिक्के भी चलवाए थे, जीतल और टंका।
ठीक है। चलिए, फिरोज शाह तुगलक नाम दे रखा है यहाँ पे। फिरोज शाह की बात करें तो ये भी फेमस है। ये किस लिए फेमस है? क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा नहरों का विकास करवाया था। इन सबसे ज़्यादा नहरों का विकास किसके समय हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय ही हुआ था। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइजोल किसकी राजधानी है? त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड या फिर मिजोरम। तो देखिए, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनकी आपको राजधानियाँ याद रखनी पड़ेगी। बात करें त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। नागालैंड की क्या है? कोहिमा। मिजोरम की क्या है? आइजोल। यानी कि जो आपको दे रखे। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4, मिजोरम। देखिए, मिजोरम का एक डांस बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? चाप चार कूट। चाप चार कूट नृत्य किसका है? तो मिजोरम राज्य का ही है, चाप चार कूट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसका कुछ भाग 8% के लाभ पर और शेष 18% के लाभ पर बेचता है, लेकिन उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। तो उसने कितनी मात्रा उसने 8% के लाभ पर बेची थी? इसमें एलिगेशन लग जाएगा। देखिए, पहला उसने कुछ भाग 8% के लाभ पर बेचा है और कुछ भाग को 18% के लाभ पर बेचा है, लेकिन ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? तो 14% का लाभ हो रहा है। 8% पे लाभ पर यानी कुल राशि कितनी थी? तो कुल राशि थी आपकी 1000 किलोग्राम थी। ठीक है। अब देखिए, 14 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? 6। और 14 और 18 का डिफरेंस कितना होता है? तो होता है 4। यानी कि इन्होंने इन्होंने जो 8% और 8% और 18% के लाभ पर जो जो माल बेचा है उसका अनुपात कितना निकल के आया? तो 2 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 3 बार, यानी कि 2:3 निकल के आया। 8% पर जो राशि बेची गई है, 8% पर जो माल बेचा गया वो कितने यूनिट है? 2 यूनिट। 18% पर जो बेचा गया वो 3 यूनिट है। कुल मिला के माल कितना है? तो 2, 3, 5 यूनिट माल है। कितना यूनिट माल है? 5 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में कितना माल है? तो 1000 किलोग्राम। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1000। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1000/5 यानी कि 200 किलोग्राम। ठीक है। अब पूछा गया आपसे, देख देखिए, 8% लाभ पर 8% वाला कितना था? 2 यूनिट था। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू हो जाएगी इसका डबल, यानी कि 400 किलोग्राम। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? अंग नहीं है। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, वायुमंडल में क्या है? आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है। देखिए, क्लोरीन वैसे नहीं पाई जाती, लेकिन यदि मतलब जैसे कि कहीं से साबित हो रही है तो आपको मिल जाएगी। वैसे जो वायुमंडल का अंग नहीं मानी जाती है क्लोरीन गैस। क्लोरीन जो गैस होती है वो वायुमंडल का अंग नहीं मानी जाती है। बाकी आपकी बताइए, नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो 28% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस मिलती है? सबसे ज़्यादा मिलती है नाइट्रोजन। ठीक है। और प्राणवायु किसको बोलते हैं? तो प्राणवायु बोला जाता है ऑक्सीजन को। ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर 2, क्लोरीन। नेक्स्ट देखिए, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना किसको प्रदर्शित करता है? देखिए, सबसे पहले आप ये मतलब बताइए कि जो बैरोमीटर होता है वो किसको दर्शाता है? तो ये वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है। वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? तो कभी-कभी बोला जाता है कि एकाएक गिर जाता है, कभी-कभी बोला जाता है कि धीरे-धीरे बढ़ता है, कभी-कभी बोलता है धीरे-धीरे गिरता है। 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो जब एकाएक गिरता है तो क्या होगा? जब वायुमंडलीय दाब एकाएक गिर जाएगा, सॉरी, जब पारे का जो तल है वो एकाएक गिर जाएगा, इसका मतलब क्या है? पारे का तल गिर रहा है, इसका मतलब दाब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और दाब अचानक कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वहाँ पे कि वायु का प्रेशर कम है, तो वायु का प्रेशर वहाँ पे कम है, इसका मतलब आस-पास की वायु उधर को बढ़ेगी। आपको बताया कि जो वायु प्रवाह होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। जैसे मान लीजिए कि जो बैरोमीटर है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे जो बैरोमीटर लगा हुआ है उसमें क्या एकाएक जो उसका जो तल है वो गिर रहा है। एकाएक गिरने का मतलब क्या है कि उसमें हम वहाँ पे क्या है, प्रेशर क्या है, कम हो रहा है। यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ प्रेशर जब कम हो रहा है तो इसके आसपास की जो वायु होंगी वो इधर को भागेगी, और जब अचानक एक साथ मतलब गिरेगा, एकाएक करके मतलब तुरंत गिर रहा है मतलब, तो जो वायु होगी वो स्पीड से इधर गिरेगी
स्पीड से भागने की तरफ मतलब क्या है? स्पीड से भागने का मतलब है कि तूफान या फिर आंधी का वो संकेत करेंगे। क्या होगा वहाँ पे? तूफान आएगा या फिर आंधी आएगी। ठीक है, लो मतलब धीरे धीरे गिरने एक साथ गिरने का मतलब क्या है कि वहाँ पे या तो तूफान आएगा या फिर आंधी आएगी। यदि आपसे पूछा जाए कि धीरे धीरे गिर रहा है, क्या है? धीरे धीरे गिर रहा है, तब क्या होगा? तो मौसम क्या हो जाएगा? सुहावना हो जाएगा, मौसम सुहावना होगा। ठीक है, यानी कि हल्की फुल्की बारिश वगैरह भी आ सकती है। यदि मान लीजिए एक धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या होगा? तो मौसम एकदम स्वच्छ होगा। तो कैसा होगा? स्वच्छ मौसम होगा, स्वच्छ मौसम होगा। क्लियर? ये तीन कंडीशन आपकी बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप। एक व्यक्ति का पहले 5 महीनों का खर्च कितना है? 1200 रुपये है। अगले 7 महीनों का खर्च कितना है? 1300 है। और यदि वह वर्ष में 2900 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक औसत आय कितनी है? मासिक औसत आय कितनी है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। क्या है? एक व्यक्ति का पहले 5 महीनों का खर्च, खर्च नहीं, यहाँ पे क्या है? औसत खर्च होना चाहिए। औसत खर्च कितना है? 1200। अगले 7 महीनों का खर्च यानी कि औसत खर्च कितना है? तो औसत खर्चा आपका 1300। और 2900 रुपये की बचत भी करता है तो उसका मासिक औसत आय कितनी है? देखिए, यदि वो 5 महीने में कितने रुपए औसत के हिसाब से बचा रहा है? तो 1200 रुपये बचा रहा है। हर महीने वो 1200 रुपये सॉरी खर्च कर रहा है। तो 5 महीने में कितना खर्चा करेगा? तो 12 × 5 यानी कि 6000 रुपये खर्चा कर देगा। वैसे ही 7 महीने में हर महीने 1300 रुपये खर्च कर रहा है तो 7 महीने में कितना रुपये खर्चा कर देगा? 9100 रुपये। क्योंकि औसत खर्चे का मतलब क्या होता है? हर महीने का खर्चा। हर महीने 1300 खर्च करा तो 7 महीने में कितना खर्च करेगा? तो 9100। और हर महीने 1200 खर्च करा तो 5 महीने में कितना खर्च करेगा? 6000 रुपये। और वो 2900 रुपये बचा भी रहा है। तो कुल मिलाकर उसकी आय है कितनी? 6000 रुपये 5 महीने में खर्च कर रहा है, 9100 रुपये 7 महीने में खर्च कर रहा है, 2900 रुपये बचा भी रहा है, तो उसकी आय है कितनी? उसकी आय मतलब सबका जोड़। तो 0 0 9 1 10 हासिल का 1 और 6 2 8 और 10 18। यानी कि 18,000 रुपये वो कमाता है। उसकी आय कितनी है? 18,000 रुपये है। तो उसका औसत आय पूछिए, तो औसत आय कैसे निकालेंगे? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो औसत निकालने के लिए हमें 12 से भाग करना पड़ेगा। तो 18,000 में यदि हम 12 से भाग कर दें, 18,000 में यदि हम 12 से भाग कर दें, कितना आंसर आएगा? तो 6 से कटेगा 2 बार, 6 से कटेगा 3 बार, तो 3000 बट्टे में 2 यानी कि कितना आ जाएगा? 1500। उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक औसत आय कितनी है? तो मासिक औसत आय है 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट या फिर भास्कर। तो पहला जो उपग्रह था वो आपका उपग्रह था आर्यभट्ट। ठीक है, कब भेजा गया था ये? तो ये भेजा गया था 1975 के आसपास भेजा गया था। इसकी डेट मुझे क्लियर पता नहीं है, थोड़ा देख लेना, 1974 या 75 होगा। ठीक है, डेट कंफर्म कर लेना। तो आर्यभट्ट पहला उपग्रह था जो 1974 या 75 में भेजा गया था, और ये पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। ठीक है, उपग्रह जो भेजने का काम होता है भारत में वो कौन करता है? जैसे ये वाला उपग्रह तो किसी दूसरे देश की सहायता से भेजा गया था, लेकिन अभी जो वर्तमान उपग्रह सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो कौन भेजता है? वो इसरो भेजता है। अभी भारत का कौन सा भेजता है? इसरो भेजता है। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, ये अभी क्या भेजता है? सैटेलाइट भेजता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो एस सोमनाथ इसके हेड है। अभी क्या है? सोमनाथ की पुस्तक बहुत फेमस है, मतलब चर्चा में है। तो एस सोमनाथ की पुस्तक का नाम लिख लीजिए। एस सोमनाथ की पुस्तक का नाम लिखिए, शेर जो चांदनी पीता है। चांदनी पीता है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है एस सोमनाथ, जो कि इसरो के हेड है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है वो भी नोट करिए। तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अपने पुत्री की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष तथा महिला के बीच में क्या संबंध होगा?
अपने पुत्र की ओर इशारा करते हुए कहता है वो कि उसकी माँ, देखिए बनाइए डायग्राम इसका। एक पुरुष है, उसका एक पुत्र है, ठीक है, पुरुष है, इसका एक पुत्र है। अपने पुत्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक औरत से कहा, किसी औरत से कहता है कि इसकी जो माँ होगी, इसकी माँ कौन होगी? इस पुरुष की पत्नी, है ना? इस पुरुष की पत्नी होगी इसकी माँ। तो उसकी माँ तुम्हारी माँ की, यानी किसकी माँ की? उस औरत की माँ की, उस औरत की माँ की इकलौती पुत्री है। जो औरत है, मान लीजिए ये औरत है, इसकी माँ ये होगी, यहाँ पे मान लेते हैं। तो इसकी जो माँ है वो तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री का मतलब क्या होगा कि ये दोनों एक ही हो जाएंगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी? एक ही हो जाएंगी। तो जो औरत होगी वो क्या होगी? पुरुष की पत्नी ही होगी। तो बात जो चल रही है, महिला और पुरुष के बीच में क्या संबंध होगा? वो पति पत्नी का होगा, क्योंकि इसकी जो माँ होगी वो तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री। तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री मतलब क्या? तुम ही। और तुम कौन हो? इसकी माँ हो। तो इसका मतलब पुरुष को पत्नी, पुरुष और पत्नी के बीच में क्या संबंध बनेगा? पति पत्नी का संबंध बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और समूह के रूप में आते हैं। इनमें से वो कौन सा है जो समूह में संबंध नहीं रखता है? 91, 215, 143 और 247, ठीक है। तो देखिए 91 13 से कटता है, 43 भी 13 से कटता है, 247 भी 13 से कटता है, लेकिन 215 13 से नहीं कटता है, क्योंकि यही आपका क्या है? अन्य तीन से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी प्रणाली को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो देखिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू किसने की थी? तो ये की थी रीड एंड मुनरो ने। रीड एंड मुनरो दो वायसराय थे, दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रणाली को लागू किया था। ये प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में लागू की गई थी। और दक्षिण भारत में इनमें से कौन सा क्षेत्र दक्षिण भारत का है? तो 12 महल, ठीक है। 12 महल कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। तो ये प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? चेन्नई में, 12 महल में, ठीक है। और देखिए तीन तरह की प्रणाली थी भारत में, एक तो रैयतवाड़ी थी, एक आपका स्थायी बंदोबस्त था, और एक आपका था महलवाड़ी। सबसे ज़्यादा पूछा था कि आपका जो सबसे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी प्रणाली लागू थी? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर आपका रैयतवाड़ी थी। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी प्रणाली थी? तो रैयतवाड़ी। कितने परसेंट भाग पर थी? 51% भाग पर, यानी ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर रैयतवाड़ी प्रणाली ही लागू थी। इसको लागू किसने किया था? रीड एंड मुनरो ने, ठीक है। अब दो प्रणाली और थी, वो भी नोट कर लीजिए। एक थी आपकी स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, और एक थी आपकी महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को क्या बोला जाता है? सिविल सेवा का जनक। भारत में सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक किसको बोलते हैं? तो कॉर्नवालिस को। दूसरा था महलवाड़ी। महलवाड़ी को किसने लागू किया था? मैकेंजी, मैकेंजी ने, ठीक है। महलवाड़ी से मैकेंजी और रैयतवाड़ी से रीड, ठीक है। इसे आप याद कर सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, और जिसका कुल किराया 1250 रुपये है। ए उसमें 24 गाय और 6 माह तक, तथा बी उसमें 16 भैंस और 4 माह तक चलाता है। यदि 3 गाय उतना ही खाती हैं जितना 2 भैंस खाती हैं, तब किराया कितना होगा? देखिए 3 गाय यानी 3 काव बराबर कितना है? 2 भैंस, यानी 2 बफेलो के बराबर है। तो 3 काव 2 बफेलो के बराबर है, ये आपको बोला है, ठीक है। अब कितनी गाय है इसमें? तो इसमें 24 गाय। एक ने ए और बी का जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा? तो इससे 24 गाय चराता है कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ये 16 भैंस चराता है कितने महीने के लिए? तो 4 महीने के लिए, ठीक है। यानी 24C और 16B, ठीक है। इसकी भैंस है, इसकी गाय। अब यहाँ से काट पीट करिए, तो 4 से कटेगा आपका ये, कितने का कटेगा? 4 से 6 बार, और 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा आपका 8 बार, ठीक है। 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा आपका 4 बार। तो 3 दिया 9, 9C बराबर 4B, ठीक है। 9C और 4B आपका अनुपात निकल के आया। अब देखिए आपको पता है कि 2B की वैल्यू, यानी दो भैंस जो है वो कितनी गाय के बराबर है? 3 गाय के बराबर है। यदि हम इसका डबल कर दें तो 4 भैंस
6 गाय के बराबर हो जाएंगी। तो हम 4 भैंस की जब हम क्या रख सकते हैं, हम 6 गाय रख सकते हैं। तो 9C बराबर 6C, है ना। 4B के हम कितना रख सकते हैं, 6C। सी से सी खत्म, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 2 बार, यानी इनका जो किराया जाएगा वो किस अनुपात में जाएगा, तो 3:2 के अनुपात में जाएगा। अब कुल किराया कितना जाएगा, 3:2 5, लेकिन एक्चुअल में कुल किराया कितना जा रहा है, 1250 रुपये। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1250। पूछा किसका है, बी का। बी कितना देगा, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, तो 1250 बटे में 5 गुणा 2, 5 से कटेगा आपका 250 बार, और 250 दूनी 500, यानी बी का कुल किराया कितना हो जाएगा, 500 रुपये। ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। विश्व डाक दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मानवाधिकार दिवस या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस कब कब मनाए जाते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर यानी कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस जब नोबेल वो अल्फ्रेड नोबेल का जो पुण्यतिथि है उसके रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और डाक दिवस कब मनाया है, डाक दिवस बचा आपका 9 अक्टूबर को। ठीक है, तो क्या कोड बनेगा इसका, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, यानी कि 3 2 4 1। 3 2 4 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट देखिए, अक्षरों आर बी ई में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं। इनका एक बार प्रयोग करना है आपको। देखिए पहला शब्द क्या बनेगा इसमें, बेयर, दूसरा बनेगा आपका बियर। देखिए ये आप तभी बना पाएंगे जब तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए इंग्लिश की। ऑप्शन नंबर 4। कितने शब्द बन सकते हैं इसमें, 2 शब्द बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन है, एक देश का विदेशी विनिमय भंडार दिखाया गया है आपको। ठीक है, ये पूछा क्वेश्चन, वर्ष 2012 में विदेशी विनिमय भंडार 2009 की तुलना में कितने गुना था। 2009 में कितना था, तो 2009 में देखिए 3360, और 2012 में कितना है, 2012 में है 5400, सॉरी 5040। 2012 में 5040 है और 2009 में कितना है, 3360 है। पूछा कि जो 2012 वाला है वो 2009 का कितना गुना है, तो 5400 नहीं 5040 बटे में 3360 कितना गुना आ जाएगा, भाग करके देख लीजिए, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 4 से काटिए, 4 8 32 और 4 9 36, 4 से काटिए, 12 चौक 48 और 4 6 24। ठीक है, अब तो यहाँ पे आएगा 84 आएगा, 4 8 32, 1 बचेगा और 4 चौक 16। ठीक है, अब देखिए 42 से कटेगा आपका 2 बार, 42 से कटेगा आपका 3 बार, 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5 होता है, यानी कितने गुना है, तो ये आपका 1.5 गुना है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपकी तालिका दे रखी है, परीक्षणों की संख्या दे रखी है, ये पॉजिटिव केस कितने आए, इतने परसेंट, और वेंटिलेटर के लिए रोगियों की संख्या कितनी है, इतने परसेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दी गई तालिका के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस किस देश में है। देखिए यहाँ कितने परीक्षण हुए, तो 14,000 परीक्षण हुए, जिसमें से 12% क्या है, पॉजिटिव केस आए। तो 14,000 का 12% कितना हो जाएगा, 14,000 का 12% ये हो जाएगा आपका 0, 12 चौक 48 और हासिल के 4, 12 कम 12 4 16, 1680 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1680 हो गया, ये किसमें है, यूएसए में। ठीक है, चीन की बात करें, चीन में कितना है, तो 10,000 का 11% है। ये तो आपका ये 14,000 का 12% है, जो कि 1680 आ रहा है, तो 10,000 का 11% तो इससे कम ही आएगा ना। हमें चाहिए कौन सा, सबसे ज्यादा चाहिए, तो चीन तो नहीं होगा। स्पेन चेक करिए, स्पेन में 12,000 का 8%, ये 14,000 का जब 12% इतना आ रहा है, तो 12,000 का 8% तो इससे कम ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इटली में चेक करिए, ये भी 10,000 का 12% है, जो कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, जो कि सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, 1680। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए,
देखिए ये क्वेश्चन आपके वीडियो में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। पूछा यहाँ पे कि ये जो चिन्ह है इसके पहले कितने सम है। तो चेक करिए, यहाँ पे एक सम यहाँ पे आ रहा है, एक सम यहाँ पे आ रहा है, तो कितने सम हो जाएंगे, 2 सम हो जाएंगे। ठीक है, इसको देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पूछा था, तो यहाँ पे पूछा था क्या आएगा। तो क्या संबंध बना इसमें, ये इसका डबल से एक कम है, इसका डबल से एक कम ये आएगा, इसके डबल से एक कम है, इसके डबल से एक कम है, और इसके डबल से एक कम, यानी कि 225 आएगा। ठीक है, इस तरीके से था ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, टी, एस, वी और डब्ल्यू 4 बैग हैं, इनमें से जिनमें प्रत्येक का वजन अलग अलग है। बैग टी केवल एस से हल्का है, यानी जो टी बैग है वो किससे हल्का है, सिर्फ एस से हल्का है। टी ऊपर आएगा, एस नीचे आएगा, यानी मैंने जो हल्कापन लिखा हुआ है वो इस क्रम में लिखा हुआ है, यानी भारी वाला नीचे, हल्का वाला ऊपर। जो बैग टी है वो केवल एस से हल्का है। ठीक है, और वी डब्ल्यू से हल्का है, और डब्ल्यू टी से हल्का है। डब्ल्यू किससे हल्का है, डब्ल्यू टी से हल्का है, और वी डब्ल्यू से हल्का है, वी डब्ल्यू से हल्का है। तो सबसे हल्का कौन है, जो सबसे ऊपर होगा, यानी कि वी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग, इसी को बोलते हैं शाही आयोग। बात करें जब इस आयोग की स्थापना की गई थी, सॉरी, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, उसके पहले गवर्नर कौन थे। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑस्बॉर्न स्मिथ। ऑस्बॉर्न स्मिथ थे। और इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, फर्स्ट भारतीय, वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। ठीक है, और पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 को, यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को। पूछा क्या आपसे, क्वेश्चन पूछा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब देखिए, अभी आरबीआई के क्या है वर्तमान में गवर्नर, तो यहाँ नोट करिएगा आप, जगह थोड़ी कम पड़ जाती है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ठीक है, देखिए जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस टाइम पे कौन बन चुके होंगे, संजय मल्होत्रा। ठीक है, और वैसे अभी तक कौन थे, तो अभी तक थे शक्तिकांत दास। अभी तक कौन थे, तो शक्तिकांत दास थे, लेकिन 11 तारीख से शक्तिकांत दास, लेकिन 11, 12 और 24, यानी 11 दिसंबर 2024 से कौन बन जाएंगे, तो वो बन गए होंगे आपके सीडी देशमुख। क्योंकि ये वीडियो आपकी 15 तारीख में आएगी, तो तब तक आपके बन चुके होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार बरामदे की लंबाई तथा चौड़ाई दे रखी है 19.27 और 11.89। उस वर्गाकार मार्बल बिछाने का प्रस्ताव, ऐसे मार्बल की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए, आयताकार कोई वो दे रखा है, मतलब बरामदा, इसकी लंबाई दे रखी है 19.27 और 11.89। ठीक है, इसमें वर्गाकार टाइलें बिछानी है इस तरीके से, है ना। तो इन टाइलों की संख्या पूछी आपसे, तो हमें वर्गाकार टाइल निकालनी है, तो हमें वर्गाकार टाइलों के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका मासापा निकालना पड़ेगा। तो 19.27 और 11.89 का एचसीएफ कितना आएगा। तो देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो 19.27 को हम लिख सकते हैं 1927/100। इसको लिख सकते हैं हम 1189/100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना जाएगा, 100 जाएगा। अब देखिए भिन्न बन गई, भिन्नों का मासा पर कैसे निकालते हैं, भिन्नों का मासा निकालते हैं अंश का मासा, अंश का मासा, ठीक है, बटे में हर का लासा, हर का लासा। ठीक है, अंश कितना है, तो अंश है यहाँ पे आपका 1927, 1189। इसका तो आपको मासा निकालना पड़ेगा, और बटे में कितना है, 100, यानी कि 100 का लासा कितना जाएगा, हर का लासा कितना जाएगा, 100, 100 का लासा, तो 100 ही हो जाएगा। अब देखिए 1927 और 1189 का मासा कितना होगा, तो मासा निकालने के लिए आपको मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेक कर लीजिए। वैसे नहीं तो इसका मासा पर कैसे निकालोगे, तो भाग विधि से इसका मासा पर निकलेगा। भाग विधि आप जानते होंगे, तो भाग विधि से इसका मासा निकलेगा तो कितना आएगा, 41 आएगा, और 100 का लासा कितना जाएगा, 100 ही हो जाएगा।
कुल मिला के इसका जो मासा निकला वो कितना निकला, तो 0.41 इसका मासा निकलेगा। ठीक है, अब मासा निकालना तो आपको आता ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मासा आपको भाग विधि से निकाल पाएंगे आप। ठीक है, चलिए इसका मासा कितना आ गया, तो 0.41 आ गया। तो जो टाइल आपकी यहाँ पे बन रही है ये वाली, तो इसकी एक हर एक प्रत्येक भुजा कितने की होगी, 0.41 की होगी। अब ऐसी बरगटा टाइल लगानी है आपको, तो कुल मिला के जो टाइलों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो आयत का क्षेत्रफल बट्टे में वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगी, टाइल की संख्या। टाइल की संख्या, आयत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी थी 19.27, चौड़ाई कितनी थी 11.89। और टाइल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 0.41 इंटू 0.41। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तो इस पॉइंट से वाला पॉइंट खत्म, इस वाले पॉइंट से वाला पॉइंट भी खत्म। अब बचा आपका 1927 बटे में 41 गुणा 1189 बटे में 41। ठीक है, अब 41 से कितने का कटेगा, तो ये कटेगा आपका 4 चौक 16 और आपका यानी 47 बार कटेगा। कितने का कटेगा, 47 बार। और ये कटेगा आपका 4 दूनी 8 और 29 बार कटेगा। कितने का कटेगा, 29 बार। तो ये हो जाएगा आपका 47 गुणा 29। 47 गुणा 29 गुणा कैसे, 47 में 29 गुणा कैसे करेंगे, तो देखिए 9 7 63 के 3 हासिल के 6, फिर आपका 9 चौक 36, 7 दूनी 14, 14 36 50, 50 हासिल के 6 थे, 56 हासिल के आप कितने बचेंगे 5। अब 4 दूनी 8, 8 और 5 13, कितना आ जाएगा, तो 1363। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर किस नदी के तट पर था। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। हरि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, राजधानी कहाँ पर थी, हम्पी पर। और हम्पी कितने रुपए के नोट पर है, तो 50 रुपए के नोट पर इसका चित्र है। ठीक है, ये तो विजयनगर साम्राज्य की बात हो गई। किस नदी के तट पर था ये, कावेरी, कृष्णा, बाणू, गंगा या फिर तुंगभद्रा। तो ये था आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर 4। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है, तो यह है कृष्णा नदी की सहायक नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, पूछा जाए बाणगंगा किस नदी की सहायक है, बाणगंगा सहायक है यमुना नदी की। ठीक है, यमुना की सहायक है। और कृष्णा और कावेरी आप जानते होंगे अपने अपने नदियां हैं बड़ी सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, एकमात्र स्रोत है सूर्य। सूर्य से ऊर्जा मिलकर पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधों को कौन खाते हैं, शाकाहारी जंतु। और शाकाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी। और मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को कौन खाते हैं, अपघटक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऊर्जा का स्रोत। ये आपके उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, उत्पादक। ये आपके उपभोक्ता में आते हैं दोनों, और ये आपके अपघटक में आते हैं। ठीक है, ये क्रम होता है खाद्य श्रृंखला का। ठीक, बात करें एटीपी, तो ये भी एक ऊर्जा का स्रोत होता है, लेकिन ये कहाँ पे होता है, जीव जंतुओं के अंदर। ठीक है, तो जीव जंतु के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो किस रूप में बनती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी फॉर्म क्या होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण की दिशा में चलता है ना। वर्गाकार मैदान के विकर्ण की लंबाई को 2 मिनट में पार कर लेता है, और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए विकर्ण की दिशा में चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 मिनट में कितनी दूरी चल जाएगा, 2 मिनट में दूरी चल जाएगा आपका, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, यहाँ मिनट में दे रखा है, तो 2 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुणा 60 यानी कि 120 सेकंड। और इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 3 गुणा 18, 5/18। क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से कटेगा 6 बार, यानी कि 5/6 मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी चाहिए हमें। देखिए आपको बोला है कि जो वर्गाकार मैदान के विकर्ण की दिशा में चलता है, यानी यहाँ से चलता है इस दिशा में, ये दूरी कितनी होगी, चाल है आपकी 5/6 मीटर प्रति सेकंड। और समय क्या है, समय है आपका 120 सेकंड। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। और चाल कितनी दे रखी है, 5/6 मीटर प्रति सेकंड। समय दे रखा है 120 सेकंड। जैसे कटेगा आपका 20 बार, और 20 पंजे 100।
ठीक है, मीटर, यानी इसका जो विकर्ण निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, तो 100 मीटर निकल के आ गया। कितना, 100 मीटर। ये क्या है, ये वर्ग है, वर्ग का विकर्ण कितना आया, 100 मीटर आया। और आपको पता है वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2, भुजा √2, भुजा इंटू √2। क्लियर। अब विकर्ण कितना है, विकर्ण है 100 है। 100 भुजा को हम मान सकते हैं, ए मान सकते हैं इसकी भुजा को, तो ए इंटू √2। ठीक है, और दोनों तरफ का वर्ग कर दें तो 100 गुणा 100 बराबर ए का वर्ग कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और √2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2। 2 से काटिए कितने में कटेगा, 50 बार। 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5000 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5000। पूछा क्या आपसे, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यानी ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ही तो होता है, जो कि आपका ए का स्क्वायर है, जो कितना है आपका 5000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, बात करें एनी बेसेंट की, एनी बेसेंट ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पहली बार, तो वो था आपका 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, एनी बेसेंट की कुछ पुस्तकें भी हैं, जैसे कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ, होम रूल लीग की भी इन्होंने स्थापना की थी, होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने की थी। और बात करें सरोजिनी नायडू की, तो ये कौन थी, ये प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं, भारत की कोकिला भी कहते हैं, भारत की कोकिला। और भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल भी यही रह चुकी है। ठीक है, राज्य कौन सा था, वो था अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, बात करें कि इनकी एक पुस्तक भी है सरोजिनी नायडू की, का नाम क्या है, गोल्डन थ्रेशोल्ड। अच्छा, इन्होंने जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी सरोजिनी नायडू कौन है, ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय शब्द को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पहली महिला है एनी बेसेंट, और ये पहली भारतीय महिला है। इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो नोट करिएगा आप, 1925 का कानपुर अधिवेशन, 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, बात करें कादम्बिनी बोस, तो ये कौन थी, कादम्बिनी बोस के बारे में नोट करिएगा आप। कादम्बिनी बोस भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, प्रथम महिला डॉक्टर। ठीक है, कादम्बिनी बोस गांगुली कौन थी, प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 किलोमीटर चलने के बाद सुरेंद्र दाईं ओर मुड़ गया और फिर 2 किलोमीटर चला। देखिए चलाते हैं इसको, मान लीजिए यहाँ से चलता है, इस दिशा में चलता है। ठीक है, आपको दिशा तो बताइए, दिशा किस तरह से बनती है, इस तरीके से ये पूरा होता है, ये पश्चिम और ये उत्तर, ये दक्षिण। मान लीजिए सुरेंद्र यहाँ से चलना शुरू करता है और 6 किलोमीटर चलने के बाद सुरेंद्र दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, कहाँ मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया। फिर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चल गया। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ा था। अंत में वो कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर। तो उसने किस दिशा की ओर चलना शुरू किया था, यानी अभी ये किस दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो इसने शुरू भी चलना भी किस दिशा की ओर किया था, इसी दिशा में किया था। यानी इसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो उत्तर दिशा में इसने चलना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो मैंने बताया हुआ है आपको, किस महासागर में है, अपने प्रशांत महासागर में। किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। ठीक है, बात करें प्रशांत महासागर की, तो ये सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो भी यही है, अग्नि अग्निवलय, अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर। अग्निवलय कहाँ मिलते हैं, वो भी आपके प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और बात करें अटलांटिक महासागर की, तो ये आपका एस आकार का महासागर है, एस आकार का। दूसरा इसको बोलते हैं अंध महासागर, अंध महासागर भी इसको बोला जाता है।
बात करें हिंद महासागर की, तो इसको अर्ध महासागर बोला जाता है। अर्ध महासागर भी इसको बोला जाता है। और ये एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, जो किसी देश के नाम पर है। ठीक है। आर्कटिक महासागर की बात करें तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि वर्तमान में कितने महासागर हैं, वर्तमान में कितने महासागर हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 cos² 60 प्लस के 2 cot² 30 माइनस के 5 sin² 45 का मान बताइए। तो देखिए 3 है गुणा cos² 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 2 इंटू cot² 30, तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3, और √3 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा? 3 माइनस 5 sin² 45, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा? 1/2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 प्लस के 6 माइनस के 5/2। इसको हम 6/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबका एलसीएम कितना जाएगा? 4, 1 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा। इसको जोड़िए, 4 का भाग 4 में करेंगे कितना आएगा? एक बार, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 का भाग 4 में करेंगे 4 बार, और 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24। यहाँ प्लस है या माइनस से माइनस लगाइए, 2 का भाग करेंगे 4 में 2 आ जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे 5 में तो 10 आ जाएगा। तो 24 और 3 27, 27 में 10 के तो 17, 17/4 कितना आंसर आएगा? 17/4, ऑप्शन नंबर 4। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? देखिए लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? देखिए समय एफ दे रखा है, फिर दे रखा है यहाँ पे ए, फिर ओ और फिर ओ। तो देखिए ए दे रखा है, तो ये तो पहले या दूसरे नंबर पर कोई भी एक आ जाएगा। हमें चाहिए कौन सा? चौथा वाला चाहिए। तो हमें इनमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ पे एल है। तो ए के बाद में कौन सा आएगा? एल वाला आएगा। तो चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? ए वाला। तीसरे पे आपका ये आ जाएगा। पहले दूसरे पे इनमें से कोई एक आ जाएगा, हमें चौथा वाला चाहिए था। कौन सा मिल गया हमको? दूसरा वाला। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो पहले भी आया था। गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? धारा नापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2.3 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब बट्टे में 2.3 का स्क्वायर माइनस के 0.69 और आपका 0.3 का स्क्वायर, इसका मान बताइए। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, एक सेकंड के इंटू ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका होता है? तो ये होता है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब के बराबर। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब। सॉरी फॉर्मूला क्या है? आपका गलत लिख गया है। देखिए सॉरी, इसको यहाँ लिखिएगा आप, पूरा गलत लिख गया है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ये होता है आपका ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये आपका गलत लिख गया था। चलिए ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये आपका ए क्यू, इसको यदि हम ए की वैल्यू क्या मान लें? 2.3, और बी की वैल्यू क्या मान लें? हम 0.3 मान लें। तो ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू पे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे पूरी वैल्यू आ जाएगी ये वाली। ठीक है, बटे में क्या आपको ये दे रखी है, तो इस वाले से बटे में आपको ये दे रखा है ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो इससे आपका ये पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना? ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब कितना? 2.3 प्लस 0.3, इसको जोड़ देंगे कितना आएगा? 2.6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त वर्ग का पता लगाएं। यानी आपको इसमें लुप्त वाला बताना है, यानी आपको ये वाली लाइन ऐसे मैच करनी चाहिए। तो कौन सी मैच करेगी? एक तो ये है, पर नीचे मैच नहीं कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन दे रखी है, और यहाँ पे आपका ये साइड में लाइन दे रखी है, क्योंकि हमें इसका चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो कि आपका चौथे वाला मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी कोड भाषा में 157 का अर्थ क्या है? ये है 619 का ये वाला और 952 का ये वाला है, तब इसी भाषा में नैश का कोड क्या होगा? नैश ढूंढिए, कहाँ दे रखा है आपको? ये दे रखा है। इसका कोड क्या होगा? इसका कोड इनमें से कोई एक होगा, 6, 1 और 9 में से कोई एक होगा, होगा नहीं होगा?
क्योंकि नेट सिर्फ यहीं पे दे रखा है और तो कहीं दे ही नहीं रखा। अब देखिए, यानी इसका जो कोड होगा वो सिर्फ इसमें एक ही बार यूज होना चाहिए इन सब में। तो चेक करिए क्या एक कहीं और है तो एक यहाँ पे भी है, तो एक कोड नहीं हो सकता। 9 कहीं और है, 9 यहाँ पे है, तो 9 कोड भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? सिर्फ 6 बचा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट है, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु उसके स्थल में छेद होने के कारण 24 घंटे में भर जाती है। ठीक है, तो टंकी पूरी भरी है तो वह छेद से कितने घंटे में खाली जाएगी? मान लीजिए टैप भरने वाला वो ए है और खाली करने वाला छेद है वो बी है। ए कितने घंटे में भरता है? ये 16 घंटे में भर देता है। लेकिन जब ए भी चल रहा होता है और छेद भी खुला होता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितने घंटे में टंकी भर पाते हैं? तो 24 घंटे में भर पाते हैं। ए 16 घंटे में भर देता है और जब दोनों चल रहे होते हैं तो चूंकि बी क्या है, पानी निकाल रहा होता है, ए भर रहा होता है, तो टंकी को भरने में टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि 24 घंटे का समय लग रहा है। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो देखिए, देखिए ए आपका 16 घंटे में भर रहा है और ए प्लस बी दोनों मिलके भर रहे हैं आपके 24 घंटे में। ए और बी दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 16 24 का एलसीएम आ गया आपका 48 यूनिट। टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है? 48 यूनिट है। इसको ये 16 घंटे में भर दे रहा है, तो एक घंटे में कितना भर रहा होगा? 3 यूनिट। और ये 24 घंटे में भर रहे हैं तो एक घंटे में कितना भर रहे होंगे? 2 यूनिट भर रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों मिलकर 2 यूनिट क्यों भर रहे हैं जबकि एक अकेला 3 यूनिट भर रहा है? क्योंकि जो दूसरा वाला जो है बी जो है वो पानी को खाली कर रहा है, तो कितना खाली कर रहा होगा? तो 3 में से हम क्या घटाएं कि हमें 2 मिल जाए? तो आप कहेंगे 1 हटा दीजिए। इसका मतलब जो काम, यानी जो पानी निकालने वाला छेद है वो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा होगा? तो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रहा होगा। यानी बी के द्वारा 1 घंटे में कितना काम हो रहा है? 1 यूनिट काम हो रहा है ना? तो बी के द्वारा 1 घंटे में 1 यूनिट काम हो रहा है, तो पूरा काम यानी 48 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा? तो 48 बट्टे में 1, यानी कि 48 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ मित्रों ने मिलकर एक पिकनिक पर जाने की सोची तथा खाने पर 96 रुपये खर्च करने का प्लान बनाया, परंतु इनमें से 4 पिकनिक पर नहीं जा सके। परिणाम स्वरूप प्रत्येक को 4 रुपये अधिक देने पड़े। यानी यदि 4 लोग नहीं गए थे तो 4 रुपये अधिक देने पड़े आपको। तो कितने लोग पिकनिक पर गए? यानी जाने वाले पिकनिक पर जो सदस्य गए हैं उनकी संख्या बतानी है आपको। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को आपको क्या करना होता है? ऑप्शन के साथ सॉल्व करना होता है। यदि मान लीजिए कि जाने वाले छात्र थे वो कितने थे? 8 थे, तो जाने का प्लान कितने लोगों ने बनाया था? तो प्लान बनाया था 4 अधिक लोगों ने, यानी कि प्लान बनाने वाले लोग कितने थे? 12 लोग थे। कुछ में से 4 लोग नहीं गए थे तो जाने वाले कितने हो गए? 8 हो गए। और इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो जब लोग 12 लोग प्लान बना रहे थे तो 96 रुपये खर्चा आ रहा था, तो प्रत्येक किस्से में कितना पड़ रहा था? तो 96/12, यानी कि 12 8 8 रुपये पड़ रहे थे प्रत्येक किस्से में। जब 4 लोग नहीं गए तो लोग कितने गए? 8। अब प्रत्येक किस्से में कितना पड़ेगा? 12 रुपये। यानी पहले से कितने रुपए अधिक पड़ रहे हैं? तो 4 रुपये अधिक पड़ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में भी यही बोला है कि कितने रुपए अधिक देने पड़ेंगे? तो 4 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम अच्छा समूह चुनिए। बीजगणित, रेखागणित, अंकगणित या फिर गणित। तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा? देखिए ये तो आपकी गणित की शाखा है ना, बीजगणित, रेखागणित और अंकगणित। गणित का अपने आप में एक विषय है, तो यही आपका अन्य 3 से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम अच्छा समूह चुनिए। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, पी आर एस क्यू। ये सब तो आपको लगातार दे रखे हैं, जबकि ये लगातार नहीं है, यही भिन्न है। नेक्स्ट देखिए, किसी कोड भाषा में प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का प्लस है, गुणा का भाग और भाग का माइनस है। इस समीकरण का मान बताइए। समीकरण दे रखा है आपको 24, 6, 8 और 2। अब देखिए गुणा का अर्थ क्या है? भाग, यहाँ भाग लगा दीजिए। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है प्लस, यहाँ प्लस कर दीजिए। और प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, यहाँ गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले हम भाग करते हैं, तो 24 में 6 का भाग करेंगे कितना आएगा? 4, प्लस फिर नंबर किसका आएगा? गुणा का। 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना होता है? 20। कितना आंसर आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग करना क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? यानी क्यों नहीं करना चाहिए? तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बार बार तेल को पकाने से क्या बनता है? एक हानिकारक पदार्थ बनता है, उसका नाम क्या है? कार्सिनोजेनिक पदार्थ। ठीक है, यानी कि बार बार जब तेल को गर्म करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो जहाँ पर समोसा वगैरह बनते हैं या फिर जो
फास्ट फूड वगैरह बनते हैं ना, तो वहाँ पे तेल को बार बार गर्म किया जाता है, तो वहाँ पे कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजोपायरिन पैदा होते हैं, जो किसके कारण होते हैं, जो कैंसर के कारण होते हैं, जो कैंसर का कारक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका ठीक है। इसलिए बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, घर पे बनी चीजें ही खानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक धनराशि 20 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर टी बराबर एन माइनस के वन, आर टी बराबर एन माइनस के वन इंटू 100। आर आपको निकालनी है, टी कितना दे रखा है 20 वर्ष, एन कितना दे रखा है 4 गुना, तो आर निकालनी है, टी कितना है 20 वर्ष है, एन कितना है 4 - के 1 हो जाएगा, ये गुणा 100, 20 से कट जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 4 - के 1 यानी कि 3 × 5 यानी कि 15%। आर बराबर 15%। ऑप्शन नंबर 3, इसको चेक करिए। यदि 10 ये वाला चिन्ह और 25 बराबर 35 है, ये आपका 37 है, तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए 10 + 25 कितना होता है 35, 12 + 25 37, तो 14 + 53 कितना होगा 67। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, राज्यसभा में किस राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य की प्रतिनिधि संख्या सर्वाधिक है? तो अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के आपके 31 सदस्य हैं। कितने हैं? 31। लोकसभा कितने हैं? तो लोकसभा में आपके 80 सदस्य। देखिए चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे राज्यसभा की, चाहे विधानसभा की, चाहे विधान परिषद की, सबसे ज्यादा सदस्य आपके कहाँ पर है? यूपी में। क्यों सदस्य सबसे ज्यादा यूपी में? क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या पर डिपेंड करता है सीटों की संख्या। तो 31 सदस्य आपके राज्यसभा के हो जाएंगे और लोकसभा के 80 हो जाएंगे। विधानसभा कितने हैं? तो विधानसभा के आपके 403 है और विधान परिषद के कितने हैं? तो 100 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि एक कार्य को 80 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 16 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने घंटे प्रतिदिन कार्य कर उसी कार्य को 64 व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर लेंगे? तो 80 व्यक्ति कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे। कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 16 दिन में। ऐसे ही 64 व्यक्ति कितने घंटे मान लेते हैं, x घंटे काम करते हैं, 15 दिन में काम पूरा करना है। बस m1d1h1 बराबर m2d2 और h2, ये फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें। सोल्व करिए इसको। 16 चौका 64, 16 पंजे 80। ठीक है, 4 से कटेगा आपका ये 4 बार। ठीक है, और 5 से कटेगा आपका ये 3 बार, 3 से कटेगा आपका ये 2 बार, 2 चौक 8, 8 बराबर क्या आ जाएगा x, यानी कितने घंटे काम करना पड़ेगा प्रतिदिन? तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लौह की प्रधानता है? लौह मतलब फेरस। ठीक है, निकेल और फेरस की प्रधानता है। तो मैंने शायद आपको प्रैक्टिस सेट शायद 1 या 2 में बताया होगा और डिटेल में समझाया था, फिर एक बार देख लीजिए। जैसे ये थे, हम पृथ्वी को यदि हम काट के निकालते हैं, इसका एक हिस्सा काट के निकालते हैं, तो आपको इस तरीके का हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको ये 3 परतों में बटा हुआ है, ये 1 2 और 1 3। ठीक है, सबसे ऊपरी जो परत बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं मेंटल, और इसको बोलते हैं कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब जो क्रस्ट परत है, जो सबसे ऊपरी परत है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रस्ट को भूपर पट्टी, भूपर पट्टी। मेंटल को मेंटली बोलते हैं, कोर को कोक्रोड बोलते हैं। ठीक है, सॉरी कोक्रोड बोलते हैं शायद, ऐसे कुछ बोलते हैं। फिलहाल आप इंग्लिश में नाम ध्यान रखिएगा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। देखिए क्रस्ट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो सियाल, इसको बोलते हैं सियाल। सियाल का मतलब SiAl, यानी सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। इसको बोलते हैं सीमा, यानी सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। इसको बोलते हैं निफे, निफे। ठीक है, निफे का मतलब निकल और फेरस। तो निकल और फेरस किस में मिलते हैं? निकल और फेरस मिलते हैं कोर वाले में, सबसे निचली परत में। ठीक है, सबसे निचली परत में मिलते हैं निकल और फेरस। आपसे निकल और फेरस फेरस ही पूछा था, लोहा ही पूछा था, किसमें मिलेंगे? आपको कोर में मिलेंगे। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये आपकी जो क्रस्ट है और मेंटल, इनको अलग करने वाली जो सीमा रेखा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका, इसका नाम नोट करिएगा आप,
मोह डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और इसका नाम क्या है, जो मेंटल और कोर वाला करती है तो उसको बोलते हैं गुटेन वर्क, गुटेन वर्क डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता, ठीक है। मोह असंबद्धता और गुटेन वर्क असंबद्धता। फिलहाल आप ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको और पूछा गया था कि जो आपकी क्रस्ट है यानी कि जो ऊपरी परत है, इसमें सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। तत्व की पूछे तो ऑक्सीजन, और धातु पूछे तो एल्यूमिनियम, ठीक है। धातु पूछे तो एल्यूमिनियम, तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। क्लियर? चलिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? कोर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कथन और पूर्व अवधारणा। कथन है, जब तक कि देश आर्थिक समानता को उपलब्ध नहीं करता है, लोकतंत्र और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। जब तक आर्थिक समानता न मिले तो लोकतंत्र स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। इसके पीछे पूर्व अवधारणा क्या है? लोकतंत्र और आर्थिक समानता एक साथ चलती है, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर निर्भर नहीं करती, लेकिन निर्भर नहीं करती, लेकिन आपको कथन में दे रखा है कि आर्थिक समानता को तो उपलब्ध नहीं करता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, यानी एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। जबकि इसमें बोला है कि निर्भर नहीं करता, तो ये तो नहीं होगा। केवल क्या है? पूर्व अवधारणा एक प्रभावशाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, एसईओ का पूर्ण रूप क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर सर्च इंजन ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, एसईओ क्या है? ये आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इसमें क्या होता है कि जो गूगल या फिर सर्च इंजन, जो भी सर्च इंजन होते हैं, उसमें क्या करता है? यूजर के अपने जो सर्च की गई चीजें होती है उसको ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट की पाई गई है, जिसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता जो है वो आपकी 5% रह जाए, ठीक है। देखिए, पहले कितनी अशुद्धता है? तो 20% है। फिर बाद में कितनी हो रही है? तो 5% हो रही है। देखिए, शुरू में जब 50 लीटर आपके पास मिक्सचर था तो उसमें अशुद्धता कितनी थी? 20% थी, ठीक है। और बाद में कितनी रह गई है? तो 5% रह गई है। तो हमने मिलाया कि हमने तो ग्लिसरीन मिलाई, अशुद्धता तो हमने मिलाई नहीं है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 0% आएगा। इसमें क्या लगा है? इसमें लगा रहे हैं हम एलिगेशन, ठीक है। तो पहले कितनी थी? 20% थी, और बाद में कितनी है? तो बाद में रह गई है 5%। तो हमने मिलाया है, ग्लिसरीन मिलाया है, अशुद्धता तो मिला ही नहीं है। अशुद्धता कितने परसेंट बनेगी? 0% बनेगी। अब इसमें एलिगेशन लगाइए। 20 और 15 का डिफरेंस कितना होता है? 20 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? 5%, सॉरी 15%। और 0 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? 5%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 5 से एक बार, 5 से 3 बार, ठीक है। यानी अनुपात कितना आ गया? 1:3, ठीक है। यानी पहले जो आपका क्या कहते हैं यूनिट 20% अशुद्धता थी, उसका मान है 1 यूनिट, और जो बाद में है वो उसका मान है 3 यूनिट। 1 यूनिट कितने में है? तो 1 यूनिट है आपका 50 लीटर में। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 यूनिट की वैल्यू होगी 50 दिया 150 लीटर। यानी जो बाद में ग्लिसरीन मिलाई जा रही है वो कितनी मिलाई जा रही है? 150 लीटर। 1% अशुद्धता है वो कितने लीटर ग्लिसरीन में है? तो 50 लीटर में है। तो 3% अशुद्धता कितने लीटर में होगी? तो इसका 3 गुना, यानी कि 50 लीटर, सॉरी 150 लीटर में। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत स्थापित अंतरिम सरकार ने कब पदभार ग्रहण किया था? तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। उसके द्वारा जब अंतरिम सरकार बनी थी उसने कब पद ग्रहण किया था? 2 सितंबर 1940 को पद ग्रहण किया था। भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या फिर जवाहरलाल नेहरू। सभी को पता है कौन है? मदन मोहन मालवीय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली के 4 गुने तथा दूसरी के 3 गुने का योग 61 है, जबकि पहली के 2 गुने तथा दूसरी के 3 गुने का योग 59 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, यदि हम दो संख्या x और y मान लें, तो पहली का 4 गुना, दूसरी का 3 गुना, इनका योग कितना है? 61। और दूसरे में कह रहा है जबकि पहली का 2 गुना और दूसरी का 3 गुना का योग कितना है? 59। यदि हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को डालें,
तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो इससे खत्म हो जाएगा। 4x में 2x घटाएंगे कितना हो जाएगा 2x, इस में से 59 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा आपका एक बार। x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1 मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। यदि हम इस समीकरण में यानी 4x प्लस के 3y बराबर 61, ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। समीकरण नंबर 1 में यदि हम 4x प्लस 3y बराबर 61 में x की वैल्यू रखते हैं 1, कितना हो जाएगा 4 गुणा 1 बराबर 61, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 61 माइनस के 4, क्योंकि प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा। कितना बचेगा, ये बचेगा 57, 3y के बराबर। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 57 बट्टे में 3 यानी कि 19। y की वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई। x की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी y यानी कि 19। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आकाश किस कारण से नीला होता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कौन से प्रकाश के, तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के दीर्घ तरंगदैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण होता है। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है और सबसे कम, सबसे ज्यादा होता है आपका बैंगनी रंग का, और सबसे कम होता है लाल रंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नीचे एक कागज के टुकड़े को प्रदर्शित किया गया है, यानी इस तरीके से इसको काटा गया है। जब इसको हम खोलेंगे तो किस तरीके का दिखाई देगा, तो जो आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं इसके हमें उल्टा चलना होता है। तो अंत में क्या किया, इस तरह मोड़ा गया है, तो इसको हम खोलेंगे तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे कोला बना हुआ है तो यहाँ पे भी कोला बनेगा। जब इसको हमने इधर को खोला है तो इसको हम उल्टा करके खोलेंगे तो ये आकृति इधर जाएगी, दो गोले आपके इधर को भी दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरह की आकृति दिखाई देनी चाहिए आपको, जो कि आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 18, 27, 35 का भाग देने पर 9 शेषफल बचे। ठीक है, तो इसका ज़्यादातर स्टूडेंट कैसे करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं फिर 9 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो एलसीएम निकालने में आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका, यदि हम किसी संख्या में जिसका इकाई अंक क्या है 5 है, यदि हम किसी संख्या से जिसका इकाई अंक क्या है 5 है, तो उससे भाग करें किसी संख्या में और शेषफल हमें कितना मिले 9 मिले, तो उस संख्या का इकाई अंक या तो 9 होगा या फिर कितना होगा 4 होगा। कितना होगा, यानी यदि कोई संख्या n है, यदि हम इसमें किसी भी इकाई अंक वाली 5 वाली संख्या से भाग करें, जैसे मान लीजिए 15 से भाग करें या फिर 25 से भाग करें या 35 से भाग करें, किसी से भाग करें, इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, तो वो उस संख्या का इकाई अंक कितना होगा, तो 9 होगा या फिर 4 होगा। कब, जब इसमें भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा हो, तो 9 शेषफल बच रहा हो तब। ठीक है, यानी यदि हम किसी संख्या में किसी 5 अंक वाली इकाई अंक वाली संख्या से भाग करें और शेषफल हमारा कितना बच रहा है 9 बच रहा है, कितना बच रहा है 9 शेषफल बच रहा है, तो उस संख्या का इकाई अंक कितना होगा 9 होगा या फिर 4 होगा, दो ही कंडीशन बनती है। ठीक है, ऑप्शन चेक करिए किसमें 9 है, तो आपका एक ही ऑप्शन ऐसा इसमें 9 मैच कर रहा है। ठीक है, यदि आपको ये रूल पता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत आंसर निकल आएगा। दूसरा, हम डिजिट सम लगाएंगे इसमें, जो संख्या 18 से कट रही है, जो संख्या 27 से कट रही है तो वो, और शेषफल कितना छोड़ रही है 9, तो जब हम इसमें इसके फैक्टर 9 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, यानी वो संख्या 9 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। तो देखिए ये भी संख्या पूरी 9 से कट रही है, ये भी संख्या आपकी पूरी पूरी 9 से कट रही है, तो ये आपका यहाँ पर डिजिट सम आपका क्या है फेल हो रहा है। फिर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपका फेल नहीं हो रहा है, तो जो आपको समझ में आए वो आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या किया जाता है, पतली परतें प्रयुक्त की जाती हैं, फिल्टर प्रयुक्त किए जाते हैं या फिर पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं या फिर कांच की फिल्म प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए हेडलाइट की चौंध होती है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, पोलराइड कांच प्रयुक्त करते हैं, पोलराइड वाला प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। अस्थि भवन परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो हड्डियों की जांच किस लिए किया जाता है, आयु का पता करने, एज पता करने के लिए। ठीक है, यानी यदि किसी व्यक्ति की एज पता करनी है तो उसकी हड्डी की हड्डी का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। हड्डी का टेस्ट के द्वारा क्या होता है, उसकी आयु पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अंतरिम आयु ज्ञात करने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है,
ए बराबर इतना दे रखा है, बी बराबर इतना दे रखा है, सी बराबर इतना दे रखा है। तो ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के सी क्यू माइनस के 3ab का मान क्या होगा? देखिए ए की वैल्यू दे रखी है आपको ये, बी की दे रखी है और सी की दे रखी है। यदि हम निकालें कि ए माइनस के बी माइनस के सी तो कितना होगा? तो ए की वैल्यू में से बी की वैल्यू और सी की वैल्यू घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। यदि हम ए की वैल्यू में से बी की वैल्यू और सी की वैल्यू घटा देंगे तो कितना आएगा? तो 0 आएगा। यदि ए प्लस बी प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस, ठीक है, ए प्लस माइनस के बी प्लस माइनस के सी बराबर क्या है? 0। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू कितनी होती है? 3abc के बराबर होती है। ये पता है आपको। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो इन तीनों का गुणनफल किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3abc। तो ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के सी क्यू माइनस के 3abc बराबर क्या होगा? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस माइनस के बी क्यू प्लस माइनस के सी क्यू प्लस के माइनस के 3abc। अब आपको पता है कि ए माइनस के बी माइनस के सी की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा 3abc और माइनस के 3abc तो ये है ही है, इससे ये खत्म। कितना आ जाएगा? 0। तो इस पूरे समीकरण का मान कितना आ जाएगा? पूरे समीकरण का मान आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए अगला। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। किससे मरते हैं? हृदय कैंसर से, सिरोसिस से, या फिर यकृत या उदर कैंसर से, या फिर हृदय पेशियों के कमजोर होने के कारण कार्डियक अरेस्ट से। तो जो भारी मात्रा में शराब पीते हैं उनका डेथ कैसे होती है? तो उनकी मृत्यु होती है सिरोसिस बीमारी से। ठीक है, कैसे होती है? सिरोसिस बीमारी से होती है। क्लियर। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 रन बनाए थे? सबसे तेज 10,000 रन किसने बनाए? पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम ने। ठीक है, किसने बनाए? बाबर आजम। पाकिस्तान का क्रिकेट टीम का कप्तान है बाबर आजम। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 35.5 में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है तो विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि कर दे कि उसे 40% का लाभ हो? तो विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करें? तो देखिए जब 25% का लाभ कमा रहा है तो इतने में बेच रहा है, तो जब 40% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा? तो 25% मतलब 125% विक्रय मूल्य है, तो कितना में बेच रहा है? 35.5 में बेच रहा है। तो जब 140% पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? उसका विक्रय मूल्य निकालिए। तो 35.50 बट्टे में 125 गुणा 140। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। यानी जब 125% की वैल्यू कितनी है? इतनी, तो 140% की वैल्यू कितनी होगी? तो 135.5 बट्टे में 125 गुणा 140 ऐसे निकाला जाएगा। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बट्टे में कितना जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब इसको और आगे सॉल्व करिए। 5 से काटिए, 5 से कटेगा 25 बार, 5 से कटेगा आपका 71 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 71 इंटू 14 अपॉन में 25। आगे सोल्व करिए इसको। तो 14 एकम 14 हासिल का 1, 14 सत्ते 98 और 1 99 बटे में 25। 25 का इसमें भाग करें तो कितना आएगा? 25 का इसमें भाग करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25 दिया 75, हासिल के बच्चे आपके 24 यानी कि 244, 25 नंबर 225 यानी कि बच्चे आपके 19, 19 का मतलब 25 सत्ते 175, बच्चे आपके 14 और आपका ये होगा आपका 25 के 150 39.76। यानी जब हम 40% के लाभ पर बेच रहे हैं तो हमें कितने बेचेंगे वो? तो 39.76 में बेचेंगे। तो पहले कितने बेच रहे थे? 35.5 में बेच रहे थे, तो कितने की वृद्धि हो गई? वृद्धि कितनी करनी पड़ी? तो 39.76 में से आप बना दीजिए 35.50, 6 2 और यहाँ पर बचेगा 4.26 की हमें वृद्धि करनी पड़ी। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इतने की वृद्धि करनी पड़ेगी। 25% का मूल्य, सॉरी 125% का मूल्य इतना है, 140% का मूल्य कितना निकल के आया था? 39.76। तो यहाँ मतलब पहले विक्रय मूल्य से हमें कितनी वृद्धि करनी पड़ी? घटा दीजिए 4.26% की। इस विधि से आपको क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, पहले आप क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उसका 140% निकालेंगे, फिर उसमें से घटाएंगे, तो फिर आपको एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा।
देखिए ये आकृति दे रखी है, आपको क्या बताना है, इसका जल प्रतिबिंब बताना है। तो जल प्रतिबिंब आपका नीचे इस तरीके से निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, जो कि आपको सिर्फ इसी में दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, इसका उल्टा हो रहा है इधर, जबकि ये नहीं होगा और ये आपका ऐसे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर एक ही आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए, इस सचिवालय ने 22 अप्रैल 2024 को भारतीय केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को सर्वोत्तम अभ्यास के लिए रूप में स्वीकार किया है। सार्क ने, आसियान ने या फिर कॉमनवेल्थ ने? तो इसको स्वीकार किया है किसने, कॉमनवेल्थ ने। कॉमनवेल्थ कहाँ पे है, तो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र होते हैं, यानी ऐसे देश जिन पर कभी ना कभी यूनाइटेड किंगडम ने राज्य किया है, तो वो सब जो देश होते हैं वो कॉमनवेल्थ के अंतर्गत आते हैं। बात करें सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पे, नेपाल में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। जकार्ता कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सी उत्तर आकृति नीचे दी गई प्रश्न आकृति के टुकड़ों का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। देखिए इसमें कौन सी बन सकती है, पहली आकृति चेक करते हैं। तो देखिए ये है त्रिभुज, ये राम, ये इसमें है, पर ये वाली आकृति आपको दिखाई नहीं दे रही, इसमें नहीं दे रही ना। और जब इसमें दो सर्किल है, इसमें सिर्फ एक ही सर्किल मान सकते हैं आप इसको, तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक करिए, इसमें दो सर्किल इस तरीके से दिख रहा है, ये इसमें कितना है, एक ही है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देख करिए, इसमें देखिए यहाँ पे आपका एक गोला गोला सर्किल आपका है ही नहीं इसमें कहीं, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा दवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ केयर, NHCX या फिर IRDAI पोर्टल। तो क्या है इस पोर्टल का नाम, NHCX। भारत में भी स्वास्थ्य मंत्री कौन है, भारत में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, केंद्रीय, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, यदि पहले दिन ए एक कार्य का 1/18 भाग, बी उसी कार्य का 1/24 और सी उसी कार्य का 1/30 भाग करें, पुनः चौथे दिन ए इसी तरह कार्य करता है, इसी तरह कार्य करता है, तो 9 दिन में कितने प्रतिशत कार्य हो जाएगा। बात हो रही है 9 दिन की, तो 9 दिन में कितना % काम हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, 1/18 भाग निकाला है इसने, और फिर 1/24 किया है, और फिर बी ने किया है, सी ने किया है 1/30, तो 18, 24 और 30। 18, 24 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 18, 24 और 30 का एलसीएम होता है 360। देखिए ए कितना काम करता है, ए करता है 1/18, बी कितना करता है, बी करता है 1/24, सी करता है 1/30 काम। तो टोटल काम हम कितना मान सकते हैं, 18, 24 और 30। 18, 24 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 18, 24 और 30 का एलसीएम आता है 360। टोटल काम हमने मान लिया 360 है। इसको ए का कितना करता है, ए करता है 1/18 भाग, ए का कितना हो जाएगा, 360 का 1/18 कितना हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 यानी कि 20 काम करता है। बी कितना करेगा, बी करेगा 360 का 1/24 यानी कि 24 से कितने कटेगा, ये 15 बार। और सी का कितना हो जाएगा, 360 का 1/30 यानी कि 12। ठीक है, यानी ए पहले दिन करता है 30 काम, सॉरी 20 काम, बी करता है 15 काम, सी करता है 12 काम। कुल मिला के 3 दिन में कितना काम करते हैं, तो 3 दिन में करेंगे ये 20 प्लस 15, 35 प्लस 12, 47। कितना काम करेंगे, 47 काम करेंगे। 3 दिन में 47 करें तो 9 दिन में कितना करेंगे, इसका 3 गुना है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 47 गुना 3 कितना होता है, 141। यानी कि आपसे बोला है कि 9 दिन में कितना काम करेंगे, तो 9 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया, 141 काम कर दिया। और कुल काम कितना था, 360 था, कितना था, 360 था। कितने % काम हो गया, तो परसेंटेज काम निकालने के लिए कुल काम कितना हुआ, 141, और कुल काम कितना है 360, कितना % काम हो गया, गुणा कर दीजिए 100 का, 0 से 0 खत्म। अब देखिए 3 से काटिए आप इसको 12 बार, 3 से कटेगा आपका ये 47 बार। ठीक है, 47 बार, और 2 से काटिए आप 6 बार, 2 से काटिए 5 बार। ठीक है, और 5 × 47 कितना होता है, तो 7, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20 और 3 23, बटे कितना है 6। 6 का भाग करिए, 6 चौक 24 यानी 40% से थोड़ा कम आएगा।
40% से थोड़ा कम। 240 होता तो ये 40 बार कटता, लेकिन क्या है 235 है तो 40% से थोड़ा कम आएगा, यानी कि लगभग 39% के आसपास आंसर आएगा। ऑप्शन चेक करिए कितना आ रहा है, 39, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे भी कर सकते थे कैलकुलेशन में। आपको कैलकुलेशन क्या थी, 141 बटे में 360 गुणा 100 थी। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए 36 गुणा 36 से कितने को कटेगा, ये लगभग लगभग 4 बार कट रहा था, क्योंकि 36 चौका कितना होता है, 144 होता है। यह है कितना, 141 है, यानी लगभग लगभग 4 बार कट रहा था। 4 गुणा करेंगे हम 10 में, कितना आएगा 40, यानी 40 से कम आंसर आना चाहिए थोड़ा बहुत, जो कि आपका एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, डीआरडीओ द्वारा किस लेजर हथियार प्रोटोटाइप को गुप्त रूप से विकसित किया गया है? कौन सा है, दुर्गा 2, अग्नि 2, प्रतिम मिसाइल या फिर नाग टैंक? तो डीआरडीओ द्वारा जो विकसित किया गया है वो है आपका दुर्गा 2। बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। डीआरडीओ के वर्तमान में हेड कौन है, समीर कामत। ठीक है, और डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाते हैं, 23 मार्च को। और भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। किस किस को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इनको फांसी क्यों दी गई थी, इनको फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि इनको इन पर आरोप लगा था कि लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में, आरोप षड्यंत्र केस में, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के आरोपी के रूप में इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इसलिए 23 मार्च को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक वृत्त के केंद्र में, एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर 30 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा खींची गई है। वृत्त की त्रिज्या बताइए। जीवा कितनी लंबी है, 30 सेंटीमीटर लंबी है, और केंद्र की कितनी दूरी पर है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है। देखिए ये मान लीजिए केंद्र है, कोई वृत्त है, वृत्त का केंद्र आपका ये, और एक जीवा है आपकी ये 30 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपको पता है कि जो केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है, ये जीवा को दो बराबर हवा मार देता है। ये पूरी कितनी लंबी है, 30 सेंटीमीटर लंबी है। इसके दो भाग कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 15, 15 के, क्योंकि जो केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। क्योंकि ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, वही इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और इस केंद्र से परिधि तक की दूरी, यानी ये दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी r। ठीक है, पूछा गया वृत्त की त्रिज्या ही पूछी आपसे, तो ये r कितनी होगी, ये r कितनी होगी, तो आपको पता है ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये 8 है, ये 15, तो कितना होगा। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 8 15, तो सॉरी 8 15 तो कर्ण कितना होगा, 17 होता है, लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। यानी r के बराबर कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, यानी कि 64, 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग 225, कितना हो जाएगा 289, यानी कि 17, r बराबर कितना हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर 1। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संग्रहित है? तो गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। गायत्री मंत्र किसमें है, ऋग्वेद में। ठीक है, गायत्री मंत्र किसमें है, ऋग्वेद में है। क्वेश्चन पूछा था कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री, यानी कि सूर्य देवता को। ठीक है, और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने। किसने की थी, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र किस वेद में है, ऋग्वेद में। बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा, ऋग्वेद है। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं, ऋग्वेद के ज्ञाता को बोलते हैं होत्र। क्या बोलते हैं, होत्र। और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं, और मंडल कितने हैं, तो मंडल है 10 मंडल है। ठीक है, ठीक। और सामवेद की बात करें तो संगीत वाला वेद कौन सा है, संगीत वाला वेद सामवेद है। अथर्ववेद जादू टोना वाला वेद बोला जाता है, जादू टोना वाला। और यजुर्वेद किसको, कर्मकांड वाला वेद, कर्मकांड। और यज्ञ से संबंधित वेद कौन सा है,
जबकि यानी युद्ध से संबंधित वेद कौन सा है, युद्ध से संबंधित, तो वही आपका यजुर्वेद है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त कथन चुनिए। यदि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर 5 लड़कियां शीला, सुनीता, रजनी, नेहा और नीतू केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं, तो शीला के ठीक दाईं ओर कौन है? शीला के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? पहला कथन क्या कह रहा है, शीला के बाईं ओर सुनीता बैठी है। दूसरा कथन कह रहा है नीतू, रजनी और नेहा के बीच में, नीतू, रजनी और नेहा के बीच में है। कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बना लीजिए आप, एक पद पे 5 लड़कियां बैठी हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पहला कथन कह रहा है शीला के बाईं ओर सुनीता बैठी है। मान लीजिए यहाँ पे शीला बैठी है, शीला के बाईं ओर कौन है? सुनीता है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है नीतू, रजनी और नेहा के बीच में है। नीतू कौन है? नीतू, रजनी और किसके बीच में? नेहा के बीच में। ठीक है, अब पूछा क्या था, शीला के ठीक दाईं ओर कौन है? तो शीला के ठीक दाईं ओर कौन है? रजनी। अच्छा, ये एक कंडीशन बन गई आपकी। एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि जो नीतू है वो नेहा और रजनी के बीच में बैठी है, नीतू रजनी और नेहा के बीच में बैठी है, तो रजनी और नेहा की अभी तो जो क्या कहते हैं सिचुएशन है वो स्पष्ट नहीं है ना। रजनी आपकी यहाँ पे भी है, यहाँ पे हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है। यानी यदि रजनी यहाँ पे हुई तो नेहा कहाँ हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, और नेहा और रजनी के बीच में कौन बैठा? नीतू बैठा है, लेकिन आपको नेहा और रजनी की जो स्थिति है वो आपको पता नहीं है ना। तो शीला के दाईं ओर कौन है? तो शीला के दाईं ओर आपको रजनी भी हो सकती है और नेहा भी हो सकती है ना। शीला के दाईं ओर कौन हो सकती है? तो शीला के दाईं ओर रजनी भी हो सकती है और नेहा भी हो सकती है। तो शीला के बाईं ओर सुनीता बैठी है, ये बात तो ठीक है, लेकिन शीला के दाईं ओर कौन बैठी है? तो रजनी भी हो सकती है और नेहा भी हो सकती है। तो आपसे पूछा था कि कौन से कथन इसमें पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, तो ना तो आपका पहला किसी काम का बैठ रहा है, ना ही आपका दूसरा बैठ रहा है, तो दोनों ही कथन क्या है? पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ना तो कथन फर्स्ट और ना ही सेकंड पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त नहीं? क्योंकि रजनी और नेहा की क्या है, स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि रजनी यहाँ बैठी है या फिर यहाँ बैठी है, इसलिए ये पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? सामाजिक है, आर्थिक है या फिर बहुआयामी? निर्धनता किस प्रकार की है? तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, यानी सब तीनों प्रकार की, यानी कई आयामों की क्या है समस्या है। सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और सांस्कृतिक भी है, कई आयाम है इसमें, तो इसको बहुआयामी बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, राम अपने घर से पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ चलता है, पूरब की ओर कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में कितना चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। अंत में वो दक्षिण पश्चिम दिशा में की ओर मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हुई यहाँ से? यदि हम यहाँ पे इस तरीके से प्लस बनाएंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी मिलेगी आपको? ये मिलेगी। कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। उसके चलने के क्रम को निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही रूप से दर्शाता है? तो देखिए, ऐसा आरेख कहाँ पर है? ऐसा आरेख आपका ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है आपका सेम सेम, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद सलेम एक फिलिस्तीन फोटोग्राफर ने 23 अप्रैल 2024 को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था? तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी आया था, तो वहाँ पे पूछा था विश्व प्रेस फोटो अवार्ड किसने जीता था? मोहम्मद सलेम ने जीता था। कहाँ के थे? फिलिस्तीन के थे। किस लिए जीता था? क्योंकि गाजा पट्टी की स्थिति को दर्शाने के लिए, गाजा पट्टी में स्थिति को दर्शाने के लिए। ठीक है, कहाँ के थे? आपके विश्व प्रेस फोटो अवार्ड जीता था उन्होंने। कहाँ के हैं ये? फिलिस्तीन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है समान आर्क त्रिज्या वाले वृत्त निम्न चित्रानुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्र बताइए। यानी ये जो आपका एरिया है, सैलरी एरिया, इसका क्षेत्र बताना है आपको। देखिए, सबकी त्रिज्या कितनी है? आर है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी कितनी हो जाएगी? 2r ही हो जाएगी। ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? 2r। यानी ये आपका एक वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? ये वर्ग बन जाएगा। इसकी त्रिज्या जो वर्ग बन जाएगा उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? तो वर्ग की भुजा आपको मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 2r। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2r का स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर। यदि हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया घटा दें तो हमें छायांकित वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये वाला एरिया कितना होगा? ये वाला देखिए, ये क्या है? एक वृत्त का एक चौथाई हिस्सा। एक वृत्त का एक चौथाई हिस्सा क्या है? ये है।
और ऐसे ही कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं। इसका मतलब ये पूरा एक वृत्त के क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। यानी इस वृत्त के हिस्से में से एक चौथाई हिस्सा है, एक चौथाई हिस्सा ये हो गया, एक चौथाई ये, एक चौथाई ये, एक चौथाई ये, यानी कि कुल मिला के ये पूरा एक वृत्त बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आपका कुल एरिया बन बैठ जाएगा वो किसके बराबर बैठेगा, तो ये वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर बैठेगा। किसके क्षेत्रफल के बराबर बैठेगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। यदि हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त के क्षेत्रफल घटा दें, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस के वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 4r², और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², πr²। ठीक है, घटाइए इसको, तो 4r² माइनस बाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7r²। 7 चौक 28, r² में से 22 r² घटा दीजिए, बटे में कितना जाएगा, 7। यानी कि 28 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा, 6 बटे में 7r²। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 6/7r²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 6 छात्र ए बी सी डी ई तथा एफ जमीन पर बैठे हुए हैं। ए और बी का संबंध रूबी हाउस से है, जबकि सी एस का संबंध एमराल्ड हाउस से है। देखिए कितने छात्र हैं, 6। तो ए बी सी डी ई और एफ, 6 सदस्य हैं। ठीक है, तो देखिए 6 सदस्य हैं। ठीक है, अब ए और बी का संबंध किससे, ए और बी का संबंध है रूबी हाउस से। किससे, रूबी हाउस। और सी एस का संबंध किससे, एमराल्ड से। सी एस कौन से वाले हैं, एमराल्ड वाले हैं। ठीक है, डी और एफ क्या है, लंबे। डी और एफ क्या है, लंबे हैं। डी और एफ क्या है, डी और एफ लंबे हैं। ठीक है, डी और एफ कौन से हो गए, डी और एफ हो गए लंबे वाले। अब सी और डी ने चश्मा लगाया है, चश्मा किसने लगाया है, तो चश्मा लगाने वाले हैं सी और डी। सी और डी कौन है, चश्मा वाले। ठीक है, सी और डी कौन से, चश्मा वाले हैं। पूछा क्या है, अच्छा सी और डी ने चश्मा लगाया जबकि अन्य छात्रों ने चश्मा नहीं लगाया है। एमराल्ड हाउस की कौन सी लड़की लंबी है और चश्मा पहने हुई है, यानी लंबी भी होनी चाहिए और चश्मा भी पहने हुई होनी चाहिए। देखिए लंबी वाले कौन कौन से हैं, तो लंबा है सी और डी, सी और सॉरी डी और एफ वाला। चश्मा किसमें है, सी और डी में। तो इसमें कॉमन कौन सा हो गया, डी वाला कॉमन हो गया, जो कि चश्मा भी पहने हुआ है और लंबा भी है। तो पूछा क्या था आपसे कि जो कौन सी लड़की ऐसी है जो लंबी भी हो और चश्मा भी पहने हुए हो और एमराल्ड हाउस की भी होनी चाहिए। ठीक है, तो एमराल्ड हाउस की आपकी सी से लेके एफ तक है। तो एमराल्ड हाउस की ऐसी कौन सी लड़की है जो टी है, जो कि आपकी चश्मा भी पहने हुई है, लंबे के अंतर्गत भी आ रही है और एमराल्ड हाउस में भी आ रही है। तो कौन सी लड़की हो जाएगी आपकी ऐसी, डी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसी समय में धारा की दिशा में 22 किलोमीटर दूरी तय करता है। धारा का वेग क्या होगा। देखिए मान लीजिए कि जो नाविक है उसकी चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल है वो क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता है कि धारा की दिशा में हम चलेंगे तो जो चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, ए प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और धारा की प्रतिकूल दिशा में चाल क्या हो जाएगी, ए माइनस के 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे। आप आपको पता है कि जो चार बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। तो धारा के विरुद्ध 5 घंटे जाने में, यानी विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, ए माइनस के बी, और 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी जा रहा है, 12 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, 5 घंटे। धारा के अनुकूल ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है, 22 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, उतना ही, उसी समय में, यानी कि 5 घंटे में 22/5। तो इस समीकरण से आपको क्या चाहिए, धारा की चाल चाहिए, धारा का वेग चाहिए, यानी कि बी की वैल्यू चाहिए। तो जब इस तरह के समीकरण होते हैं तो बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को घटा दीजिए और आधा कर दीजिए। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस बटे में 2। बी बराबर होता है 22/5 माइनस के 12/5 बटे में 2। सॉल्व करिए इसको, तो 22 माइनस के 12, क्योंकि बेस समान है तो 10/5 हो जाएगा। इसके बटे में भी कितना है, 2 है। तो 5 से भाग करेंगे 10 में 2 आएगा, और 2/2 कितना आएगा, 1। यानी कि जो धारा की चाल है वो कितनी आ जाएगी, यानी बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि कितनी थी।
तो कुल वार्षिक वृद्धि कितनी थी? तो 17.7। तो कुल वार्षिक वृद्धि थी 17.7% की। लेकिन आपसे पूछा गया वार्षिक 10 की वृद्धि कितनी थी? 10 की वृद्धि थी 17.7 की। तो वार्षिक वृद्धि पूछिए, तो वार्षिक वृद्धि कितनी हुई थी उस टाइम पे? 2001 से लेकर 2011 की, तो वो थी आपकी 1.64%, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि कहाँ पे हुई थी? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, सबसे ज्यादा हुई थी मेघालय में, और सबसे कम कहाँ हुई थी? सबसे कम हुई थी नागालैंड में। नागालैंड में जबकि ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। ये एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पर जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार वो राज्य कौन सा था जहाँ पे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी? वो था आपका नागालैंड। सबसे कम कहाँ हुई थी? सबसे कम नागालैंड में। सबसे ज्यादा कहाँ हुई थी? मेघालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि 2 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य कितना है? 800 है, और 4 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य कितना है? 1000 है। तो 3 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य क्या होगा? देखिए 2 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य, 4 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य, 3 मेज तो दोनों में कॉमन है। 800 से 1000 कैसे बढ़ा? 800 से 1000 कैसे बढ़ा? देखिए यहाँ पे भी 3 मेज है, यहाँ पे भी 3 मेज है। 800 से 1000 क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि मेजों कुर्सियों की संख्या कितनी बढ़ गई? 2 बढ़ गई। तो 2 कुर्सी बढ़ने से मूल्य कितना बढ़ा? 200 रुपये बढ़ गया। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 का 200 है, तो एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये है, तो 2 कुर्सी का मूल्य 200 रुपये हो गया। तो 3 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 200 रुपये प्लस 3 मेज बराबर किसके है? 800 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 2 कुर्सियों का मूल्य कितना है? तो 2 कुर्सियों का मूल्य 200 है, तो 2 कुर्सी पे 200 आ गया, 3 मेज यहाँ पे 3 मेज लिख लिया, बराबर किसके? 800 के। यहाँ से 3 मेज का मूल्य कितना मिल जाएगा? 3 मेज का मूल्य मिल जाएगा 800 माइनस के 200, यानी कि 600 रुपये। ठीक है, पूछा क्या आपसे? 3 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य। एक कुर्सी का मूल्य कितना था? 100 रुपये, तो 3 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपये प्लस 3 मेज का मूल्य कितना निकल के आया? 600 रुपये। कुल मिला के मूल्य कितना आ गया? 900 रुपये। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में 5 जून 2024 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा या फिर सान्या मल्होत्रा? तो किसको मिला है ये अवार्ड? ये मिला है सान्या मल्होत्रा को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर कितना है? 100। घन और वर्ग का अंतर कितना है? 100 है। उसके वर्ग और संख्या का अंतर कितना है? 20 है। तो संख्या का मान बताइए। देखिए क्या 3 का घन कितना होता है? 27। वर्ग कितना होता है? 9। तो इनका अंतर 100 आ सकता है? तो नहीं आ सकता। 5 का चेक करिए, 5 का घन कितना होता है? 125। वर्ग कितना होता है? 25। इनका अंतर कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, आपसे और बोला है कि वर्ग और संख्या, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। संख्या कितनी है? 5। इनका अंतर कितना आना चाहिए? 20। ठीक है, यानी दोनों ही कंडीशन हमारी क्या है? सेटिस्फाई कर रही है, 100 और 20। तो हमारा आंसर कितना बनेगा? 5 बन जाएगा। ऑप्शन से चेक कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के मध्य समानता का पता लगाइए। ये क्या है आपका? समानता। समानता का पता लगाइए। कौन कौन शब्द है? सोना है, चांदी है, हीरा है। सभी कार्बन के हैं इसके, तो देखिए सोना तो कार्बन से बना नहीं होता है। सभी मूल्यवान है, सभी सस्ते मूल्य पर उपलब्ध है। सोना सस्ता तो नहीं है। इनमें से किसी भी आभूषण नहीं बनता, तो ये भी आपका गलत है। आभूषण सबसे बनते हैं। एक ही ऑप्शन है जो कि आपका सही है, सभी मूल्यवान है। नेक्स्ट देखिए, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। इस धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा? इन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 420 रुपये। पूछा क्या है? साधारण ब्याज पूछा है। लेकिन दर क्या है? 10% है। दर कितनी है? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। इन 10 रुपये पर आपको 1 रुपये ब्याज मिल रही है। तो मूलधन कितना हो जाएगा? मिश्रण कितना हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा 11 रुपये। ब्याज कितनी मिल रही है? 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिल रही है, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 10 रुपये है, और मिश्रण कितना हो जाएगा? 11 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में क्या करते हैं हम? इसका वर्ग करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में क्या करते हैं? इसका मतलब 2 बार लिखते हैं। 10 का फिर अगले साल भी क्या होगा? 11 रुपये हो जाएगा। यानी यदि मूलधन आपका 10 × 10 100 रुपये था, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 11 × 11 121 रुपये। यानी कि 100 रुपये पे आपको 121 रुपये आपके हो जाएंगे। तो ब्याज कितना मिल गया? तो ब्याज मिल गया आपको 21 रुपये का ब्याज मिल गया।
चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया, 21 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। कितने रुपए पे, 100 रुपये पे। लेकिन वो कह रहा है ब्याज कितना मिल रहा है, 420 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 21 की वैल्यू कितनी है, 420 के बराबर, यानी कि 1 की यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 420 बटे में 21, यानी कि 20 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपये है, तो 100 यूनिट यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणा 20 यानी कि 2000 रुपये, कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये। ठीक है, मूलधन आपको मिल गया 2000 रुपये। पूछा क्या है, पूछा है आपसे सरल ब्याज कितने साल के लिए, 3 साल का। देखिए सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी ऐसे ही बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है। मूलधन कितना निकल के आया, 2000 रुपये, दर कितनी थी 10% की, समय आपसे क्या है, समय दे रखा है आपका 3 साल का, ठीक है, बटे में कितना आएगा 100। सॉल्व कर लीजिए इसको, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 200 इंटू 3 कितना आएगा, 600 रुपये। तो 3 साल का ऐसा ही कितना मिल जाएगा, 3 साल का ऐसा ही यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा आपका 600 रुपये। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, AI सियोल शिखर सम्मेलन, सियोल कहाँ पर है, दक्षिण कोरिया में। AI सियोल शिखर सम्मेलन जो मुख्य रूप से संभावित खतरों पर केंद्रित था और AI के लाभकारी अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करता था, 22 मई 2024 को दक्षिण कोरिया सरकार और किस अन्य देश की सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, दक्षिण कोरिया और किस देश की सरकार के द्वारा, ये किया गया था दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और सियोल आपको बताइए, सियोल क्या है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है, सियोल आपकी दक्षिण कोरिया की राजधानी है। क्लियर। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।